हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल फ्रेजेस की। मैंने कुछ पिछले वीडियोस में लीगल से संबंधित मैगजीम्स एवं लीगल के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक थे मैंने डिस्कस किए हैं वीडियोस में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यदि आप आज इसको पढ़ेंगे तो उनकी हेल्प काफ़ी मिलेगी आपको वीडियोज़ में। तो आइए इसकी आज की जो वीडियो है लीगल फ्रेजेस उनको हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज हम कुल बात करेंगे लगभग 10 लीगल फ्रेजेस की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लीगल फ्रेजेस इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो 10 लीगल फ्रेज हैं यह वही लीगल फ्रेज हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो क्लैट हो या फिर BHULLB एग्ज़ाम हो या फिर DULLB एग्ज़ाम हो। यदि आप इन्हीं में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लीगल फ्रेजेस या लीगल टर्म्स जो होते हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये उन्हीं पेपर्स का कलेक्शन है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से ये पेपर्स का जो प्रश्न है उन्हीं का ये कलेक्शन है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला हमारा लीगल टर्म वो क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसेट्रिया। देखिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो सबसे पहला ही क्या जो लीगल फ्रेज है हमारा आज का वह काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप क्राइम पढ़ रहे होंगे तो क्राइम के दो मेन इंग्रेडिएंट बताए गए, दो मेन इसेंशियल एलिमेंट बताए गए। कौन कौन से तो आप सभी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। वह क्या होता है? एक्टस रियस होता है। क्या? एक्टस रियस। और दूसरा क्या होता है? मेंस रिया। क्या होता है? एक्टस रियस और मेंस रिया ही क्या होती हैं? दो आपके मेन एलिमेंट होते हैं किसके लिए? किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। जब इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो वह क्राइम नहीं माना जाएगा। मतलब कि हम रॉन्ग, देखिए एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्शन और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। मतलब कि किसी कार्य को करने के लिए जो कार्य किया जाता है, किसी क्राइम में जो कार्य किया जाता है, जो एक्शन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टस रियस। और उस कार्य के लिए जो हमारे मन में दुराशय होता है, जो गिल्टी इंटेंशन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? मेंस रिया। तो कभी कभी आपसे मेंस रिया का भी मतलब पूछ देता है तो उसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो इन्हीं दोनों का जो कंपोजिट फॉर्म फ्रेज का बनाया गया है वही कंपोजिट फॉर्म ये है। ध्यान रखिएगा, मुझे इतने बताने का, रामायण महाभारत बताने का मतलब क्या था, इसको समझाना कि ये जो आपके क्राइम का मेन पार्ट है कि किसी क्राइम को कमिट करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का कंबाइंड फॉर्म होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी एक ड्रॉप होगा तो क्राइम नहीं होगा। मतलब हम किसी का, मान लीजिए डॉक्टर क्या करता है, किसी का इलाज करता है, कोई मर जाता है, तो क्या वो क्राइम करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका इंटेंशन क्या होता है? फेथफुल होता है, जो गुड फेथ होता है। लेकिन जब हमारा इंटेंशन गिल्टी माइंड का हो, किसी को हानि पहुंचाने का हो, तभी वह जो हमारा कार्य होगा वह किस कैटेगरी में ड्रॉप हो जाएगा? वह हो जाएगा क्राइम। तो इन्हीं चीज़ों को एक फ्रेज के माध्यम से बताया गया। वह क्या? कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया आपके एग्जाम में पूछा गया। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, The act itself does not constitute guilt unless done with guilty intention। देखिए, कोई भी कार्य किसी कार्य को क्राइम या ऑफेंस या अपराध नहीं बनाता। कब तक? जब तक कि उस कार्य के पीछे आपका गिल्टी इंटेंशन या फिर दुराशय न हो। जब आपके उस कार्य के पीछे कोई मकसद होगा, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, या कोई उसके पीछे आपका बैड फेथ होगा, देन वो कार्य तभी क्या कहलाएगा? वह क्राइम कहलाएगा। देखिए, दिया ना कि कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस मतलब जब तक कि गिल्टी इंटेंशन उसके साथ न जुड़ा हो। तो यही चीज़ें हैं जो हम बताना चाह रहे थे। तो पहली चीज़ क्लियर हुई। और दूसरा फेज आज का हमारा है कि इग्नोरेंसिया फेसिट डज एक्सक्यूट। देखिए, आपको हमने बताया था, यदि आपने वीडियोस देखा होगा, कि हमारे लॉ में दो चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं। फैक्ट का यदि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं तो वो चीज़ें एडमिसिबल हैं, लेकिन यदि आप लॉ का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मुझे यह लॉ मालूम नहीं था, जैसे कि मुझे यह कानून की जानकारी नहीं थी कि यह जो कानून बना, तो इसका आप बचाव या डिफेंस ले सकते हैं। नहीं, आप बचाव या डिफेंस ले सकते हैं किसका? फैक्ट का। आपको जो एक्सक्यूज़ मिलता है फैक्ट का मिलता है, किसका? लॉ का नहीं मिलता। तो यही चीज़ें दो फ्रेजेस के माध्यम से समझाई गई जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है? पहला है कि इग्नोरेंस फेसिट डथ एक्सक्यूट। फेसिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फैक्ट से। ध्यान रखिएगा, फेसिट का फैक्ट। यदि पूछ दे इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
तो पहले से हम शुरुआत करते हैं कि इग्नोरेंसिया फेसिट डथ एक्सक्यूज का मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, मतलब हम फैक्ट का एक्सक्यूज ले सकते हैं किसमें, लॉ में। यदि हमारे पास फैक्ट की जानकारी नहीं है तो हम उसको एज अ डिफेंस या एज अ एक्सक्यूज के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, पहली चीज़ है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करें कि इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट का मतलब होता है कि हम लॉ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते, या फिर लॉ को कि हम कहें कि हमको इस लॉ की जानकारी नहीं थी तो हम उसको एक डिफेंस के रूप में यूज कर सकें, ये चीज़ें हमारे प्रावधान में नहीं है। मतलब क्या होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब लॉ का इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, फैक्ट नहीं माना जाएगा। फैक्ट का इग्नोरेंस माना जाएगा एक्सक्यूज, लेकिन लॉ का इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अगला हमारा टॉपिक है लेक्स लोसी डेलिक्टस। लेक्स लोसी डेलिक्टस का मतलब होता है कि जिस स्थान पर क्राइम हुआ है वहाँ की विधि। मतलब क्या कि द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर क्राइम टुक प्लेस। मतलब क्या, इसका समझाते हैं। जैसे कि एक स्थान है, अब मान लीजिए अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद क्षेत्र का जो विशेष वहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ का कानून नियम रीति रिवाज जो भी होगा वही वहाँ का क्या कहलाएगा, लेक्स लोसी डेलिक्टस, मतलब द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर क्राइम टुक प्लेस। मतलब समझ गए। अगला हमारा प्रश्न है रेस्पोडेंट सुपीरियर। अगला फ्रेजल रेस्पोडेंट सुपीरियर का मतलब क्या होता है, देखिए रेस्पोडेंट सुपीरियर का मतलब होता है कि लेट द प्रिंसिपल बी हेड रिस्पॉन्सिबल। मतलब देखिए जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य के एम्प्लॉय के रूप में रखता है और वह कार्य कराता है, तो उस कार्य अवधि के दौरान, मतलब जब वह व्यक्ति उसके अधीन कार्य कर रहा है और उसके जॉब पीरियड में हो, मतलब एक समय जब उसके अधीन कार्य कर रहा हो, तो उस पीरियड में यदि उससे कोई घटना होती है तो उसके लिए वह व्यक्ति नहीं, कौन जिम्मेदार होगा, वह सुपीरियर या उसका वह बॉस होगा। जैसे हम कहें कि ए क्या है, एक व्यक्ति है, कार चालक है, वह बी एक कंपनी के अधीन कार चलाता है, बी की कंपनी की कार चलाता है। अब बी कहता है कि तुम जाओ ए को क्या करो, ड्रॉप कर दो। कहाँ पर ड्रॉप कर दो, एयरपोर्ट। ए क्या करता है कि एयरपोर्ट ड्रॉप करके नहीं, उसको कहीं और भगा ले जाता है। तो यहाँ पर कौन, वो यहाँ पर, या फिर कह लें कि एक एक्सीडेंट कर देता है कार का, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए होगा कि बी होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि ए किसके अधीन कार्य कर रहा है, बी के अधीन, तो इसीलिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या किसकी होगी, बी को होगा। तो यही चीज कहलाती है कि लेट द प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल कौन है, बी है, और ए क्या है, उसका एजेंट है। तो एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बी होगा। कब, एक बात ध्यान रखिएगा, कब, जबकि यह इसके बी के एम्प्लॉयमेंट पीरियड में हो। यदि मान लीजिए इसका समय समाप्त हो गया, जॉब का टाइम खत्म हो गया, अब वह अपने डेली रूटीन में है, यदि उस समय कोई कार्य करता है तो यह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन जब यह एम्प्लॉयमेंट पीरियड में है तब यदि कोई कार्य करता है तो यह इसका जो बॉस है या फिर जो सुपीरियर है यह रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही कहने का इसका मतलब है, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी हेड रिस्पॉन्सिबल। अगला हमारा टर्म है क्या कि सॉल्यूस पॉपुली इस्ट सुप्रीमा लेक्स। मतलब कि जो लोगों की भलाई होती है वह जो लॉ होता है वह सुप्रीम लॉ होता है। मतलब कि द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इज द सुप्रीम लॉ। कोई ऐसा कानून जिससे लोगों का भला हो, जिससे अधिक लोगों को क्या मिले, प्रभाव उत्पन्न हो, जिससे लोगों की भलाई हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है द सॉलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। मतलब द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इज द सुप्रीम लॉ। ठीक है, हम अगला हमारा लीगल टर्म है वह क्या है, ऊबी जस ईबी रेमेडियम। देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। मतलब हर अधिकार के लिए क्या है, आपका उपचार है, हर नुकसान या अधिकार के लिए क्या है, आपका उपचार है। मतलब वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, मतलब जहाँ गलत होगा उसका उपचार है आपके पास, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊबी जस ईबी रेमेडियम। यह ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न जो लीगल फ्रेज हुआ क्या है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेंट वाला एक जो टर्म है उसके लिए आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डैमेज सफ़र बाय कॉन्सेंट नॉट कॉज ऑफ एक्शन। इसका एक
फेमस केस भी है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का केस है, उसका यह फेमस डायलॉग भी है, क्या वॉलंटी नॉन फिट हो जाए। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके कंसेंट से आप कोई कहीं जगह जाते हैं और वहाँ पर आपको इंजरी होती है तो वह उस एक्शन का मतलब वह उसके लिए ऑफेंस या उसके लिए आप दावा नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें था क्या, जैसे कि आप जाते हैं मैच देखने और मैच में गेंद आकर आपको लग जाती है, तो क्या आप उसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप जब वहाँ पर देखने गए तो ऐसा माना जाएगा कि उस डेंजरस सिचुएशन में आपने अपना कंसेंट दिया था। क्या कंसेंट दिया था कि यदि उसके दौरान कोई घटना होती है, चाहे गेंद से चाहे कैसे भी, तो आप उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आपका वहाँ पर उसको क्या मिला हुआ है, कंसेंट दिया हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो यही चीज़ है कि यदि किसी के कंसेंट से कोई चीज़ होती है तो वह उसके लिए अगला व्यक्ति लाइबल नहीं होगा, मतलब वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। अगला हमारा जो लीगल फ्रेज है वह क्या कहता है कि क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से, मतलब कि ही एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाता है, कहता है कि जाओ उसको दो तो खींच के दे के आओ कान के नीचे, तो क्या कहता है कि अब वह व्यक्ति करवा तो रहा है काम बाय एन एजेंट, लेकिन वह व्यक्ति भी जो दूसरे के द्वारा काम करवा रहा है वह व्यक्ति भी उतना ही लाइबल होगा जितना वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है। तो वही चीज़ है कि क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का मतलब ही एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति कोई दूसरे के द्वारा काम करा रहा है तो वह माना जाएगा कि वह कार्य उसी व्यक्ति ने किया है जिसने वह दूसरे से कार्य करवाया। अब हमको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ए क्या है कि बी से कहता है कि जाओ सी को क्या करो, पैर तोड़ दो, तो अब बी गया सी का पैर तोड़ दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पर ए के द्वारा सी का पैर तोड़ा गया, उसके ऊपर सेम ऑफेंस लगेगा जो कि बी के ऊपर लगेगा। मतलब बी और ए सेम लाइबल होंगे उसके पैर तोड़े जाने के लिए। मतलब कार्य भले ही इसके द्वारा कराया गया लेकिन उतना ही लाइबल होगा ए भी, क्योंकि ए के द्वारा कहने पर ही बी ने कार्य किया। मतलब वही चीज़ है कि एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू बी एक्ट इन अ पर्सन। अगला हम जो आज का लास्ट है लीगल फ्रेज हुआ क्या है, एक्स एक्वा एट बोनो, मतलब इन जस्टिस एंड गुड फेथ, मतलब कि क्या होता है कि और न्यायवाद और साथ में क्या है गुड फेथ। तो आज के हमारे लीगल जो फ्रेजेस थे उसमें हमने 10 लीगल फ्रेजेस की चर्चा की। यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।